नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम बनारस व अमेठी में सिमट गई है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के खिलाफ आप टीम का दम लगाना राजनीतिक मायने लिए हुए है। देश दुनिया को केजरीवाल एंड पार्टी मैसेज दे रही है कि भाजपा व कांग्रेस दोनों के खिलाफ लड़ने की ताकत उनमें है। उनके लिए दोनों बराबर के दुश्मन हैं। मतलब देश की तीसरी ताकत बनने की चाह में अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास ने हंगामा बनाया हुआ है। अपना मानना है कि अभी तक के मतदान से आप पार्टी की सीमाएं जाहिर हुई है। उसे काउंटर करने के लिए केजरीवाल ने बनारस में पड़ाव बनाया। मतदान के आखिरी चरण तक क्योंकि बनारस पर देश का फोकस होगा, इसलिए केजरीवाल का भी हल्ला रहेगा। लेकिन बनारस में नरेंद्र मोदी के हिट रोड शो से आपका मनोबल घटा है। कांग्रेस के अजय राय मुख्य मुकाबले में लग रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं का रुख गड़बड़ा सकता है। तब आप पार्टी और केजरीवाल की प्रतीकात्मक लड़ाई फीकी बनेगी। इसीलिए केजरीवाल की राजनीतिक समझ को लेकर नए सवाल उठे हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सियासी गपशप और चुनावी सुर्खियां। शुरुआत चुनावी गपशप से करते हैं। मरकज की यूपीए हुकूमत एक के बाद एक फैसले अगली सरकार के लिए छोड़ती जा रही है। कांग्रेस के कई रहनुमा हैरान हैं कि जब फैसले अगली हुकूमत के लिए ही छोड़ने थे तो सरकार उस पर आगे बढ़ी ही क्यों थी। इसकी शुरुआत ऐवान के आखिरी इजलास के इख्तिताम के साथ हुई थी। उस वक्त हुकूमत और कांग्रेस दोनों ने कहा कि ऐवान में जेर इल्तिवा रह गए राहुल गांधी के पसंद के इंसदाद बदउनवानी कवानीन को ऑर्डिनेंस के तौर पर लाया जाएगा। लेकिन कुछ ही दिन के बाद हुकूमत पीछे हट गई और कहा गया कि नई हुकूमत इस पर फैसला करेगी। इसके बाद लोकपाल का तनाजा शुरू हुआ। वजारत पर्सनल ने लोगों से दरख्वास्तें मंगवा ली और जल्दबाजी में सेलेक्ट कमेटी बनाकर हुकूमत इस पर आगे बढ़ गई। लेकिन फिर कहा गया कि लोकपाल की तकर्रुरी का फैसला अगली सरकार करेगी। फिर गुजरात की जासूसी मामले में जज मुकर्रर करने का मामला आया तो ताल ठोक कर हुकूमत ने कहा कि 16 मई से पहले जज को मुंतखब करेंगे। लेकिन अब हुकूमत पीछे हट गई है और कहा है कि ये काम अगली सरकार करेगी। ऐसे ही सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर की तकर्रुरी में भी हुकूमत पीछे हट गई है। जाहिर है कि कांग्रेस और हुकूमत के नौसिखिए मैनेजर बिना आगे की सोचे फैसले कर रहे हैं और पार्टी और हुकूमत दोनों की किरकिरी करवा रहे हैं। कांग्रेस के कई रहनुमा वजीर कानून कपिल सिब्बल से नाराज हैं। उनका मानना है कि सिब्बल ने गुजरात जासूसी मामले में अदालती कमीशन बनवाने और जज की तकर्रुरी के मसले पर पार्टी और हुकूमत की किरकिरी करवाई है। कांग्रेस के माहिरीन जराये के मुताबिक वजीर कानून की वजह से हुकूमत मुश्किल में फंसी। उन्होंने ही कमीशन के लिए जज का नाम तय किए बगैर उसका ऐलान कराया था। आमतौर पर जज का नाम तय करके और सहमति लेकर ही कमीशन का ऐलान होता है, लेकिन सिब्बल ने यकीन दहानी कराई वो जज खोज लेंगे, इसलिए नाम तय किए बिना दिसंबर में इसका ऐलान किया गया। 5 महीने तक सिब्बल कामयाब नहीं हुए। फिर इंतखाबात के बीच सिब्बल ने ही शिंदे के साथ मिलकर बयान दिया कि 16 मई से पहले जज के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। कांग्रेस रहनुमा इसलिए भी नाराज हैं कि इस तरह ताल ठोकने से पहले न तो पार्टी में सहमति बनाई गई और न ही हिमायतियों की राय ली गई। बताया जा रहा है कि हुकूमत के सीनियर वजीर कमलनाथ ने जज के नाम के ऐलान की मुखालफत की है। इससे पहले शरद पवार और उमर अब्दुल्ला जैसे हिमायतियों ने भी इसकी मुखालफत की। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की राय भी इसके खिलाफ थी और अदलिया में भी इस मुकाम पर कोई जज ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। बिहार और उत्तर प्रदेश की बची हुई 46 सीटों पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी का तरक्की का एजेंडा काम नहीं करता लग रहा है। कल दोनों सूबों में 22 सीटों पर इंतखाबात होंगे और 12 मई को 24 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन 2 मरहलों की पोलिंग से पहले अचानक फिरका परस्ती की बुनियाद पर पोलराइजेशन की कोशिश तेज हो गई है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने एक हिकमत अमली के तहत अपने रहनुमाओं से बयान दिलवाए और मुखालफिन जमातों ने इस पर एतराज दर्ज करवाकर फिरका परस्ती के मसले को हाईलाइट कर दिया। इन 2 मरहलों की पोलिंग से कबल ही उत्तर प्रदेश के इंचार्ज अमित शाह ने कहा कि आजमगढ़ दहशतगर्दों का गढ़ है। उनके इस बयान पर कांग्रेस, सपा और बीएसपी ने बेहद सख्त तंकीद की। अमित शाह को गिरफ्तार करने और उन पर फिर से पाबंदी आयद करने की बात की। इसका नतीजा ये हुआ कि आजमगढ़ समेत पूरे पूर्वांचल में पोलराइजेशन हुआ है और माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 2 दिन में सपा सरबराह मुलायम सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वो आजमगढ़ से भी इंतखाबी मैदान में है और मुकाबला मुश्किल हो गया है। इसी तरह फैजाबाद में नरेंद्र मोदी ने जय श्री राम के नारे लगवाए और अपने खिताब में 10 बार भगवान राम का नाम लिया। इसकी भी खूब शिकायत हुई, लेकिन जिन सीटों पर कल वोटिंग है वहाँ का माहौल एकदम बदल गया। इन 2 मरहलों की 46 सीटें बीजेपी के लिए बनाने या बिगाड़ने वाली हैं। अब आज की चुनावी सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर हैं। इनसे देश के चुनावी मूड को बूझ सकेंगे।
बीजेपी वजारत उस्मा की दावेदार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर जवाबी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि सच नहीं पचा पाने की तिलमिलाहट में उनके ऊपर बहुत गंदे इल्जाम लगाए गए हैं और भगवान ऐसे लोगों को अक्ल दे। मोदी ने उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज और महाराजगंज की रैलियों में कहा कि उन्होंने कल की रैली में कांग्रेस खानदान की तफसीलात दी थी, लेकिन कांग्रेस के एक रहनुमा ने उनके खिलाफ बहुत हल्के अल्फाज का इस्तेमाल किया और कहा कि न उनमें तहजीब है और न ही उनका कोई किरदार है। वाज़ेह रहे, प्रियंका गांधी ने अमेठी में मोदी की रैली के बाद उन पर निचली सतह की सियासत करने का इल्जाम किया था। इस पर जवाबी हमला करते हुए मोदी ने कहा कि अगर सच बयान करना गुनाह है तो उसको इसकी सजा मंजूर है। मोदी ने प्रियंका के बयान को सियासी इशू बनाते हुए अपने पसमानदा बिरादरी होने का इशू भी उठाया और कहा कि नीची जाति में पैदा होना क्या गुनाह है। उन्होंने कहा कि नीची जाति में पैदा होकर उन्होंने कभी किसी की बेइज्जती नहीं की। उन्होंने गांधी खानदान पर हमला करते हुए कहा कि 60 साल के बाद भी ये लोग कैसी दिमागी सोच में रहते हैं, ईश्वर इनको अक्ल दे। अदालत उस्मा ने आज एक अहम फैसले में कहा है कि सीनियर अफसरान के खिलाफ बदनवानी के मामले में जांच के लिए पहले से मंजूरी लेने का बंदोबस्त गैर आईनी है, यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अफसरान के खिलाफ भी बदनवानी के मामलों की जांच के लिए अब अहल अथॉरिटी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। अदालत ने कहा है कि इस तजवीज में बदनवान शख्स को तहफ़्फ़ुज़ देने की सोच नजर आती है। चीफ जस्टिस RM लोहड़ा की सदारत वाली 5 जजों की आइन पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट की दफा 6A पर गौर करते हुए ये फैसला दिया है। इस तजवीज के तहत सीनियर अफसरान के खिलाफ बदनवानी की जांच बिना मंजूरी के नहीं हो सकती। अदालत ने इस तजवीज को गैर आईनी करार दे दिया है। अदालत ने कहा है कि बदनवानी की जांच में अफसरान को कैटेगरी में तकसीम नहीं किया जा सकता है। CPI के साबिक जनरल सेक्रेटरी और बुजुर्ग रहनुमा AP वर्धन ने हैरान कर देने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि असली मकसद नरेंद्र मोदी की क़यादत में NDA की हुकूमत नहीं बनने देने की है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी को रोकने के लिए कोई मुश्तरका हुकूमत बनती है तो उसमें ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को भी शामिल किया जा सकता है। लेफ्ट पार्टियों की शदीद हरीफ ममता बनर्जी को लेकर वर्धन ने कहा है कि वो एक हलीफ हो सकती हैं। CPI को इसमें कोई एतराज नहीं होगा। सहारा चेयरमैन सुब्रत राय की जेल से रिहाई की कोशिशों को झटका लगा है। गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली उनकी अर्जी को अदालत उस्मा ने मुस्तरद कर दिया है। इसका मतलब है कि उनको अभी जेल में ही रहना होगा। अदालत उस्मा ने सख्ती दिखाते हुए आज कहा कि सहारा चेयरमैन की जानिब से जो हकायक पेश किए गए हैं उनकी पहले तस्दीक नहीं की गई। अदालत ने कहा कि सहारा की जानिब से अदालत के तय बागियाना रुख अख्तियार किया गया और अदालत को उन्हें गिरफ्तार करने का पूरा अख्तियार है। रिहाई के लिए सरमायाकारों के 10,000 करोड़ रुपए जमा करने की शर्त नहीं पूरी कर पाने की वजह से सहारा चेयरमैन दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। हिंदुस्तान में IPL का क्रिकेट तमाशा शुरू करने वाले ललित मोदी ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का इलेक्शन जीत लिया है। अदालत उस्मा की हिदायत के बाद अदालत की जानिब से तकर्रुर किए गए मुशाहिद NM कासलीवाल और SP पाठक ने दिसंबर में हुए इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया है। इसमें ललित मोदी के जीतने का ऐलान किया गया है, लेकिन उनकी जीत के चंद घंटों के बाद ही हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी लगा दी है। साथ ही राजस्थान में क्रिकेट का काम देखने के लिए एक न्यूट्रल कमेटी का कयाम कर दिया है। अदालत उस्मा ने अपने फैसले में कहा था कि नताइज के ऐलान के बाद BCCI अपने कवानीन के मुताबिक काम कर सकती है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। बनारस में अपने को लगा कि केजरीवाल एंड पार्टी कुछ मासूमियत, कुछ नादानी और कुछ अहंकार में राजनीति कर रही है। अनुभवहीनता में इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि मुट्ठी को हर तरह से खोल देने का बाद में कितना भारी नुकसान होगा। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। आम आदमी पार्टी ने बहुत जोखिम उठाया है। अरविंद केजरीवाल वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं और उन्होंने अपने साथी कुमार विश्वास को अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा किया है। पार्टी की सारी ताकत भी इन 2 सीटों पर लगी है। खुद केजरीवाल ने 6 दिन अमेठी में तशहीर की, जहां कल वोटिंग होनी है। अब आपकी पूरी टीम वाराणसी में है, जहां 12 मई के रोज वोट डाले जाएंगे। केजरीवाल ने पहले ऐलान किया था कि अगर मोदी गुजरात से बाहर कहीं से भी लड़ेंगे तो वो उनके खिलाफ लड़ेंगे, इसलिए वो वाराणसी लड़ने पहुंचे हैं। ये केजरीवाल का एक बड़ा दांव था। उन्होंने दिल्ली की तारीख दोहराने की
कोशिश की, जहां उन्होंने वजीर आला शीला दीक्षित को हरा दिया था। लेकिन तारीख अपने को तमाशे की शक्ल में ही दोहराती है। अमेठी में भी केजरीवाल ने यही जोखिम उठाया। उन्होंने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के खिलाफ इंतखाबी मैदान में उतरे हिज़्ब इख्तिलाफ का स्पेस हासिल करने की सियासत की है। गणेश परिक्रमा की तरह ये एक अलामती जंग है। आम आदमी पार्टी का हिसाब ये है कि अगर वो इन दोनों रहनुमाओं को टक्कर देते हैं तो अपने आप उनकी कुलहीन सतह पर शरीह बनेगी। वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के मुतबादिल के तौर पर कायम होंगे। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि ये बहुत सोचा समझा रिस्क है। पर मुश्किल ये है कि दिल्ली की सियासत को जिस चश्मे से केजरीवाल और उनके पॉलिसी साजों ने उत्तर प्रदेश को देखा है वो उन्हें गलत साबित कर सकता है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सियासत में जमीन आसमान का फर्क है। दिल्ली में उनको कांग्रेस और बीजेपी से मुकाबला करना था, लेकिन वाराणसी में केजरीवाल के सामने कांग्रेस और बीजेपी के अलावा सपा, बीएसपी और कौमी एकता दल की भी मौजूदगी है, जिसके लीडर अफजल और मुख्तार अंसारी ने कांग्रेस के अजय राय को हिमायत दी है। आपके सामने दूसरा खतरा ये है कि जिस हिकमत अमली के तहत केजरीवाल और विश्वास लड़ने पहुंचे हैं, उस हिकमत अमली को कांग्रेस और बीजेपी ने भी समझा है। दोनों को पता है कि वो इन सीटों पर आपके उभार को मौका नहीं दे सकते हैं। अगर केजरीवाल वाराणसी में नंबर 2 हो तो अपने आप कांग्रेस की कमर टूटेगी, और अगर कुमार विश्वास अमेठी में राहुल के मुकाबले नंबर 2 आए तो बीजेपी के लिए बहुत शर्मिंदगी वाली हालत बनेगी। तभी बीजेपी ने अमेठी में और कांग्रेस ने वाराणसी में पूरा जोर लगाया है। हिकमत अमली के तहत ये बताया जा रहा है कि आप मुकाबले में नहीं हैं। अगर ये सही साबित हुआ और आपके उम्मीदवार दोनों जगह मुकाबले से बाहर हुए तो इस नई नवेली पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। अगले 3-4 महीनों में दिल्ली और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, जहां आम आदमी पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं। इससे ठीक पहले पार्टी के दोनों बड़े रहनुमाओं का बुरी तरह से पिट जाना कारकुनान और लीडरान का जज्बा तोड़ने वाला होगा। इसीलिए केजरीवाल ने अमेठी में खूब दम लगाया और अब उनकी पूरी टीम वाराणसी में जोर लगा रही है। इससे इतना होगा कि उनके ऊपर फोकस बनेगा, कुल हिंसता पर खबर भी बनेगी। लेकिन अगर इंतखाबी फायदा नहीं मिला तो आगे की सियासत में आपको मुश्किल होगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद बनारस और केजरीवाल पर चर्चा करेंगे। विनीत जी, अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास ने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के खिलाफ लड़कर जो अपनी प्रतीकात्मक लड़ाई बनाई और उसके ऊपर ये सोचा है कि हमारे ऊपर पूरे देश का फोकस रहेगा, हम माहौल बनाएंगे, उस रणनीति, उस राजनीतिक चुनावी रणनीति को आप क्योंकि बनारस घूम कर आए, आप उसका क्या असर देखते हैं, क्या उसका नतीजा हुआ निकलते हुए देखते हैं? देखिए, लगातार ये महसूस हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी लीडरशिप जो है वो पॉलिटिकली मैच्योर्ड नहीं है। मैंने उन्होंने लड़ाई शुरू की थी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, पर आप पिछले कुछ हफ्तों से देखिए कांग्रेस के फोकस में नहीं, सारा टारगेट नरेंद्र मोदी कर दिया। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को देखिए कि नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य रखा अपना गुजरात मॉडल को देश के सामने रखना, तो वो अपने फोकस पे डिटर्मिनेशन के साथ कि साहब मैं भारत में गुजरात जैसा बनाऊंगा। मजबूरी ये थी क्योंकि बनारस में केजरीवाल लड़ रहे तो कुछ थोड़ा बहुत सटल रिमार्क करना पड़ा, पर उन्होंने कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी। और यही बात राहुल गांधी की भी रही, प्रियंका। तो कुमार विश्वास और केजरीवाल की जो भाषा रही, जो इनके बाकी साथियों की रही और जो इनकी बॉडी लैंग्वेज रही, वो बहुत एरोगेंस की थी। वो ऐसी भाषा थी कि शायद हम बहुत बड़े किले फतेह कर लेंगे। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इनके दिमाग में था कि जैसे आज तक इनके सब मीडिया गिमिक सक्सेसफुल रहे हैं, ये तो जानते थे कि जीत नहीं पाएंगे, लेकिन मीडिया गिमिक बढ़िया बनेगा, वो फ्लॉप शो हुआ। इसका कारण बड़ा साफ है। बनारस में 4 दिन में रहा और मैंने हर तरह के वर्ग से बात की, भी मुसलमानों से बात की, तो एक आम राय ये बन रही थी कि नरेंद्र मोदी चाहे बाहर के हैं, चाहे लोगों को डर है किसी पर, कि एक आदमी है जो सपना भी दिखा रहा है और अपनी क्षमता, कुछ कर गुजरने की, कुछ कर दिखाने की क्षमता का प्रमाण भी दे रहा है और एक विश्वास दिला रहा है जनता को कि मैं विकास के रास्ते पर ले जाऊंगा। दूसरी तरफ जो पार्टियां हैं, अब जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस क्या कहती है, अपने काम तो बहुत किया, प्रचार नहीं कर पाए, पर घोटालों का जवाब नहीं दे पा रहे। थर्ड फ्रंट वाले असमंजस में, पता नहीं हो सकता बीजेपी के साथ जाना पड़े, तो वो लोग अब रह रहे केजरीवाल, लड़ाई बन गई मोदी बनाम केजरीवाल। अब केजरीवाल का टारगेट नरेंद्र मोदी है, पर अपने पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। ना तो दिल्ली की सरकार का गवर्नेंस का एक्सपीरियंस है, ना अपनी बात पर टिके रहने का एक्सपीरियंस है, ना कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, ना कोई विजन है। आज तक आम आदमी पार्टी अपनी आइडियोलॉजिकल क्या मॉडल होगा वो भी पेश नहीं कर पाई है। तो मेरी जो बातचीत बनारस में लोगों से हुई, ये
बात की चर्चा जरूर थी कि नरेंद्र मोदी बाहर से आए रहेंगे कि नहीं, लेकिन साथ में ये भी थी कि नरेंद्र मोदी अगर नहीं भी रहते हैं बनारस, जिसकी संभावना कम है, मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी बनारस छोड़ेंगे, तो भी नरेंद्र मोदी जो विकास की दिशा देंगे, जो बनारस को अपलिफ्ट करेंगे या यूपी में जो डायरेक्शन देंगे, वो उनके लिए ज्यादा अहमियत रखती है बजाय केजरीवाल की आलोचनात्मक राजनीति। नहीं, आपके अनुसार अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास जो प्रारंभिक दौर थे, प्रारंभिक दिन थे, उसमें वो अपनी बात वहां बनारस में जिस तरह संबोधन माहौल कर रहे थे वो उन्होंने बनाया था, उसके बाद वो नीचे हुआ या वो पहले भी माहौल कोई ज्यादा नहीं बना? लेकिन शुरुआत में तो लग रहा था कि वो कुछ असर दोनों डाल रहे हैं। देखिए, वो तो शुरुआत में एक ये वीडियो क्यूरियोसिटी थी कि दो एक नेशनल सेलिब्रिटी बन चुके थे लोग अपने आंदोलन से, तो जब एक इतने हाई पावर्ड क्षेत्र में गए, वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, तो इनके हर एक्शन पर मीडिया की निगाह थी। पर जैसा मैंने कहा कि इनके पास ऑफर करने को कुछ नहीं है, ना आइडियोलॉजिकल फ्रेम है, ना वो कॉन्फिडेंस है, ना लीडरशिप का एक्सपीरियंस है। नहीं, लेकिन इनकी जो लीडरशिप, मतलब यह जो जिस वर्ग को, भले वो निम्न वर्ग हो, मुस्लिम हो या बाकी जो मध्य झुग्गी झोपड़ी, ये कमजोर तबका जो है, वो वाला तबका, सर्वहारा वर्ग, उसमें तो इनकी अपील जैसे दिल्ली में थी, क्या उस तरह का वहां मोबिलाइजेशन आप नहीं देखते, वहां महसूस नहीं करते बनारस में? कुछ लोगों से, जैसे कुछ टैक्सी ड्राइवर्स थे, कुछ वीवर्स थे, कुछ और लोगों से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि केजरीवाल को मौका नहीं मिला, वो शायद अच्छा काम करते, ऐसी सद्भावना उनके मन में थी। उस तरह की सद्भावना निचले वाले तबके में नजर आई, वहां नजर आई, बहुत बड़े स्केल पर नहीं, लेकिन ठीक नजर आई। पर उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आप वोट दोगे क्या, तो उनका कहना ये था कि नहीं, केजरीवाल यहाँ क्या कर पाएंगे, तो वोट देंगे क्या। तो ये समझ लीजिए कि सदिच्छा सद्भावना रखते हुए भी वो वोट में परिवर्तन। उस नाते आपका मानना है कि अमेठी बनारस के अंदर मुकाबला भाजपा और दूसरी सपा या बसपा के बीच ही होगा, मुझे बिल्कुल कांग्रेस भाजपा के बीच ही होगा? बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगता है कि मुकाबले में जो ट्रेडिशनल पार्टीज है वही है। आम आदमी पार्टी अमेठी और बनारस में कहीं दिखाई नहीं देगी। नहीं, उससे ये तो एक ये भी था मकसद कि मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आप पार्टी और ये कुछ इस हल्ले के जरिए कुछ असर बना पाएगी उससे? बिल्कुल नहीं। यूपी में एकदम कहीं असर नहीं है। ब्रजमंडल क्षेत्र में अभी हेमा मालिनी लड़ी है वहां पे, और जयंत चौधरी उनके खिलाफ थे, तो वहां आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है उसको पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे थे। लोग बताते हैं काफी रुपया ऑफर किया गया पोलिंग एजेंट्स को, आम आदमी पार्टी के लिए कोई पोलिंग एजेंट बनने को तैयार, कोई चर्चा ही नहीं है। तो उसकी वजह आप कुल मिला के, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अरसे से आप भी जानते हैं, अरविंद केजरीवाल से बुनियादी बड़ी गंभीर एक दो अगर कमियां या गलतियां हुई तो वो कौन सी मानेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी गलती तो ये हुई कि आपने एक लक्ष्य लेके चले थे भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का, वो तो आप बहुत पीछे छूट गए। दूसरा, आपने लक्ष्य लिया कांग्रेस को टारगेट किया शुरू में, उनके घोटाले, रॉबर्ट वडेरा, ये सब, वो भी विषय आपने छोड़ दिया। अब उनके पूरे भाषण में प्रचार में भी कांग्रेस होती नहीं है, सिर्फ मोदी। तीसरी गलती करी जो दिल्ली की गद्दी छोड़ दी कि भाई बिना परफॉर्मेंस करे छोड़ के भाग गए। और चौथी गलती ये करी कि जिस नरेंद्र मोदी को लेकर पूरे देश में हवा बनी, अब तो कोई से डिनाई नहीं कर रहा, अब तो वेस्टर्न मीडिया भी डिनाई नहीं कर रहा कि नरेंद्र मोदी की हवा बनी है, उस हवा को इग्नोर करते हुए सोचा कि शेर से पंजा लड़ा। नहीं, तो वो पंजा लड़ाने का इसलिए सोचा कि पूरी सेकुलर बिरादरी के वो नेता बन जाएंगे, पूरी सेकुलर बिरादरी अरविंद केजरीवाल के पीछे आके खड़ी होगी, ये मंशा नहीं था, ये रणनीति ठीक नहीं थी। सेकुलर बिरादरी आम आदमी पार्टी के पीछे कैसे खड़ी हो सकती है? क्योंकि विश्वसनीयता के नाते, नए चेहरे के नाते, जातिगत समीकरण स्ट्रांग है यूपी में, बिहार में। देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जातीय समीकरण पर नरेंद्र मोदी का उतना फोकस नहीं है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने भी अगर जातीय में हिसाब पे तो मुस्लिम वोटों का हिसाब लगाया हुआ है। एक फर्क है। नरेंद्र मोदी वीज़ा-वी जातीय समीकरण में तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा परफॉर्मेंस का। केजरीवाल सिर्फ अपने एक नारों के आधार पर वो दावा नहीं कर सकते, करके तो कुछ नहीं दिखाया है ना। आज अगर ये तुलना हो कि साहब समाजवादी पार्टी या बसपा या दूसरी पार्टियों के मुकाबले नरेंद्र मोदी कहां खड़े, तो नरेंद्र मोदी डेफिनेटली बहुत आगे खड़े हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से गुजरात के। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो आलोचना तो सबकी कर रहे हैं, खासकर नरेंद्र मोदी की, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो आदमी कहेगा कि इनको पकने दो, परिपक्व होने दो, थोड़ी और जमीनी राजनीति करें, कुछ करके। मतलब अभी उनके लिए संघर्ष का ही रास्ता इससे बनेगा, अभी कुछ उससे आगे बात बनती नहीं लगती। लौट फिर के वो दिल्ली आना पड़ेगा और दिल्ली में फिर वापस राजनीति में उनको सिमटना पड़ेगा। जी विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।
इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।